नमस्कार। दूरदर्शन न्यूज के संवाद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारे आज के मेहमान हैं राज्यसभा में विपक्ष के नेता डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो शायद बहुत दिन विपक्ष में न रहें। प्रधानमंत्री पद के दावेदारों में जिनका नाम लिया जाता है उनमें डॉक्टर साहब आज सबसे आगे खड़े हैं, बशर्ते कि विपक्ष की सरकार बने। डॉक्टर साहब का खुद ये कहना है कि ये सोनिया गांधी के पक्ष में वोट डालेंगे। मगर डॉक्टर साहब के पक्ष में एक और बात जो बहुत अच्छी है वो ये है कि वो वामपंथी जो कभी इनकी नीतियों की खिलाफत करते थे, आज इनको अपनाने को तैयार हैं। यही है इनका फील गुड फैक्टर। वैसे देश के फील गुड फैक्टर में ये कैसा महसूस करते हैं, पूछेंगे हम डॉक्टर साहब से। क्या डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है, ये फील गुड आप तक नहीं जा रहा है? देखिए, भारत की जनता का 60% लोग वो हैं खेती पे निर्भर हैं। अब इस बात में तो कोई दो राय नहीं है। अडवाणी जी ने खुद कहा है कि जो फील गुड फैक्टर की बात है ये किसानों तक नहीं पहुंच सकी। 9% माइनस था एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ बिकॉज ऑफ मॉनसून फेलियर इन 4 years। इसी साल जो आंकड़े आए हैं और जो 10% से ऊपर की ग्रोथ दिखाई है थर्ड क्वार्टर में, उसमें एग्रीकल्चर ने न केवल -9% कवर किया बल्कि 16% प्लस किया। लेकिन आपको भूलना नहीं चाहिए कि इस साल जो खेती का उत्पादन हुआ है वो कोई बहुत बड़ी आई थिंक अचीवमेंट नहीं है। आज भी हमारे देश में जो फूड ग्रेन की प्रोडक्शन है, कॉटन की प्रोडक्शन है, ऑयल सीड्स की प्रोडक्शन है, पिछले 4-5 साल में जो हमने हासिल किया था उससे बढ़ नहीं पाए। हकीकत तो ये है कि पिछले 5-6 सालों में पर कैपिटा प्रोडक्शन, फूड ग्रेन प्रोडक्शन, पर कैपिटा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ी ही नहीं है। रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन नीचे चला गया है, आगे नहीं बढ़ा। सो एक साल ड्राउट के बाद अगर पैदावार में इजाफा होता है तो ऐसा तो कितनी बार हो चुका है। 1950s में हुआ, 1960s में हुआ, 1970s में हुआ और 1988 में भी हुआ। लेकिन डॉक्टर साहब 10% से ऊपर की ग्रोथ जसवंत सिंह जी कहते हैं थर्ड क्वार्टर में हुई, तो क्या ये कोई अच्छी बात आपको नहीं लगती कि ये? देखिए, ये तो अच्छी बात है कि इस साल ड्राउट नहीं है, लेकिन ये डींगे मारना कि इससे हमने कोई बड़े कद्दू में तीर मार दिया है, ये तो मैं तो कहता हूँ ये तो भारत की जनता को गुमराह करने वाली बात है। भारत के वित्त मंत्री को ये शोभा नहीं देता कि वो गलत तौर पे भारत की जनता को गुमराह कर। उसमें आपका मतलब है ये आंकड़े उन्होंने बैठ के कहीं गढ़ लिए हैं, ऐसा? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं कहता हूँ ये जो आंकड़े हैं इनसे ये नहीं कहा जा सकता कि हम ट्रेंड ग्रोथ जो है वो 8% है। एक क्वार्टर में अगर 8% हो गया, 10% भी हो गया, लेकिन अभी आप देखिए कि इकरा एक रेटिंग एजेंसी है, IFC की एजेंसी है, उन्होंने इस बात पे काफ़ी गौर से ध्यान दिया है। तो उनका कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कह सकते हैं कि पिछले 5-6 साल में जो कुछ हुआ है उससे 5.5% या 6% भारत की राष्ट्रीय आमदन बढ़ रही है, लेकिन ये कहना कि हम 8% पर पहुँच गए हैं या पहुँचने वाले हैं, ये बिल्कुल गलत है। डॉक्टर साहब, आपके समय में भी आर्थिक नीतियाँ और आर्थिक जो एनवायरनमेंट था उसमें मॉनसून का बड़ा योगदान रहता था। आपके समय में भी एग्रीकल्चर का जो रेट ऑफ ग्रोथ था वो हायर था क्योंकि मॉनसून बड़ी अच्छी हुई। आप शायद लकीत फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे होंगे और नरसिम्हा राव जी भी की 6 साल तक, 5 साल तक लगातार मॉनसून हुई, बल्कि 9 साल की मॉनसून के बाद जब से सरकार आई तब से मॉनसून जरा इनसे दूर रही। कितना योगदान आप इस मॉनसून का इकोनॉमी की ग्रोथ? नहीं, हिंदुस्तान की इकोनॉमी मॉनसून का बहुत असर है, क्योंकि हमारे देश की जो 60% जनता है वो खेती पे निर्भर करती है। देश की 25% राष्ट्रीय आमदनी जो है वो एग्रीकल्चर से आती है। तो ये कहना तो गलत नहीं होगा कि भारत की जो कृषि है वो मॉनसून में एक गैम्बल सी है। तो एवरेज आपके समय की ग्रोथ जो इकोनॉमी की थी वो 7% के आसपास घूमती थी और इनकी 6 साल की ग्रोथ जो है वो शायद 5.5% तो आप फिर उसमें, लेकिन ज्यादा रोल एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ में कमी होना रहा।
नहीं, ये नहीं कहा जाएगा। एग्रीकल्चर की ग्रोथ पिछले 6 सालों में कम हुई है। इसकी वजह से आप देखते हैं कि राष्ट्रीय आमदन जो है वो 5.5% बढ़ी है। लेकिन हमारे आई थिंक समय वक्त भी एग्रीकल्चरल फ्लक्चुएशन ज़रूर होती थी। 1992-93 में बहुत अच्छी कृषि की पैदावार नहीं हुई थी। एक साल था वो शायद। अगर आप 5-6 साल की बात करें तो हर महाज पे तरक्की नहीं हुई है, कुछ गिरावट आई है। राष्ट्रीय आमदन की दर हमारे जब हम सत्ता में थे तो 1995-96 में 3 साल लगातार राष्ट्रीय आमदन 7.5% हर साल बढ़ी। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जब हम सत्ता में हटे उस वक्त 12% हर बढ़ रही थी। एक्सपोर्ट्स जो थी वो 20% बढ़ रही थी। अब किसी भी आपकी नीतियों को ये सरकार आगे नहीं ले जा रही, आपको नहीं लगता, या कुछ पीछे धकेल? लेकिन कहते तो हैं ये वही नीतियां चला रहे हैं, लेकिन आई थिंक जिस दृढ़ता से उनको चलाना चाहिए वो दृढ़ता मैं नहीं देखता। नहीं, लेकिन आप कुछ 2-4 बातें अगर बता सकें कि कहाँ कहाँ इन्होंने आपकी नीतियों को फॉलो नहीं किया या उल्टा किया। देखिए, एक तो पब्लिक सेक्टर को बिल्कुल बर्बाद करने का इन्होंने जो ठेका ले रखा है, उससे मुझे लगता है देश की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। साथ ही साथ इन्होंने एग्रीकल्चर पे कोई जोर नहीं दिया। किसान खुदकशी कर रहे हैं, पैदावार बढ़ रही है लेकिन भूखमरी भी बढ़ रही है। अब भी हमारे देश में 50% से ज़्यादा जो हमारे लोग हैं वो अंडर नॉरिश्ड हैं। और तीसरी कोई बात आपके जहन में आती हो जो आप, और फिजिकल डेफिसिट के बारे में, फिजिकल सिस्टम को सुधार करने में इस सरकार ने बिल्कुल कोई ध्यान नहीं। जब हम सत्ता में थे 22 पार्टियों की सरकार में, कुछ भी हो 22 पार्टियों की सरकार हो, लेकिन पिछले 5-6 सालों में भारत के फाइनेंशियल सिस्टम को रिफॉर्म करने में, पब्लिक फाइनेंसेस को इम्प्रूव करने में कोई खास ध्यान नहीं दिया। आपकी अपनी मेजॉरिटी वाली सरकार थी, थोड़ी सी सपोर्ट बाहर से लेते थे, तब भी आपको दबाव के अंदर एक बार इस्तीफा देना पड़ा, तो कम से कम वो नरसिम्हा राव जी ने माना नहीं। तो आप जहाँ देखिए 22 पार्टियों की सरकार 5 साल तक चलाना, क्या ये आप अचीवमेंट नहीं मानते मनमोहन सिंह जी? देखिए, अचीवमेंट्स को तो जज करना चाहिए कि हुकूमत का मकसद क्या है। देश की जनता के हितों की रक्षा करना। अभी देखिए, आडवाणी जी कहते हैं कि हम भारत को भय, भू और भ्रष्टाचार से निजात दिलाए। इन तीनों महाज पे ये सरकार बुरी तरह से भय बढ़ा है। आप गुजरात की तरफ देखिए, जो भयानक दंगे हुए। आप क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ के लोगों से पूछिए, उड़ीसा में पूछिए, मध्य प्रदेश में पूछिए, गुजरात में पूछिए, भय बढ़ा है, भूख बढ़ी है। और जबकि हमारे देश के में इतने अनाज के भंडार बढ़ रहे हैं, फिर भी स्टारवेशन डेथ्स बढ़ रही हैं। और सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा इस सरकार को कहने के लिए कि ज़्यादा खुले दिल से अनाज को मुहैया करो। और भ्रष्टाचार के बारे में तो मैं क्या कहूँ, आप यूनिट ट्रस्ट का ले लीजिए, कोऑपरेटिव बैंक्स का तरफ ध्यान दीजिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम की तरफ ध्यान दीजिए, डिसइन्वेस्टमेंट की तरफ ध्यान दीजिए, डिफेंस परचेजेस की तरफ से ध्यान दीजिए। हर तरह से मैं समझता हूँ कि ये सरकार बिल्कुल पूरी तरह नाकाम हुई। डॉक्टर साहब, भ्रष्टाचार की बात आपने की। नरसिम्हा राव जी के समय में हर साल एक घोटाला होता था, हर्षद मेहता से लेके और 96 तक। और आपको शायद ये भी कहना पड़ा कि ये सिस्टम फेलियर हो गया। तो भ्रष्टाचार के मामले में और इस सरकार में जो आपने 2-4 वाकये गिनाए, कितना फर्क मानते हैं? बहुत अंतर है। जैसे एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी जब सत्ता में आई तो उन्होंने कहा वी आर ए पार्टी विद अ डिफरेंस जी। तो अब आप ही देखिए क्या डिफरेंस खत्म हो गया ना? नहीं, लेकिन अभी आप देखिए, ये बहुत डींगे मारते थे कि वी आर ए पार्टी विद अ डिफरेंस। तो आपका कहना डिफरेंस खत्म हो गया? कम से कम जो कुछ इस सरकार के दौर में भ्रष्टाचार के बारे में ये जो बातें करते थे वो बहुत बड़ी बातें, सिर्फ बातें ही रह गई। खोदा पहाड़ निकली चुहिया। अब आप देखिए बंगारू लक्ष्मण साहब को, आप भारत की जनता ने सरेआम देखा
टेलीविजन पे पैसे लेती हुई, रिश्वत लेती हुई। तो टेक्नोलॉजी ने का कमाल है डॉक्टर साहब, पैसे तो पॉलिटिशियन देते ही अब हैं। दिलीप सिंह जूदो, अब उनको भी इसी हालत में जनता ने देखा, लेकिन इस सरकार ने क्या असर लिया? प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें तो कोई लगता नहीं कि उन्होंने कोई कसूर किया है। जी, तो भ्रष्टाचार की इन दो उदाहरणों से आप समझते हैं कि पूरी सरकार के भ्रष्टाचार को आप उजागर करते हैं? तो देखिए, अभी डिफेंस परचेजेस के बारे में वो पार्लियामेंट में कोई डिस्कशन होने नहीं देते। अब जो डिसइन्वेस्टमेंट्स के बारे में अगर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने कोई टिप्पणी किया है तो अरुण शौरी कहते हैं कि ये तो बिल्कुल बुद्धू है, इडियट है। तो किस तरह आपने डिसइन्वेस्टमेंट का जो प्रोसेस शुरू किया था, जहां तक मुझे याद है, शुरुआत आपने की थी बंडलिंग ऑफ शेयर से, फिर वो एक्सपेरिमेंट आपको लगा कि शायद बहुत अच्छा नहीं है, तो आपने एक दूसरी पॉलिसी बनाई, फिर तीसरी बनाई। मारुति के बारे में आपके समय में ये कहा गया कि आपने थ्रो अवे प्राइस पे वो कंपनी जापानियों को सौंप दी। तो डॉक्टर साहब, ये आरोप प्रत्यारोप जो है, ये देखो, मैं ये आरोप नहीं लगा रहा, ये तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने कहा है, जो भारत की कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। उन्होंने कहा कि सेंटर होटल के सेल में कम से कम 145 करोड़ रुपए का भारत सरकार को नुकसान होगा, और इसके बजाय कि वो अगर सफाई करते कि ये गलत है, लेकिन उन्होंने उल्टे डराने धमकाने की कोशिश की और शौर्य ने कहा ये तो बिल्कुल इडियट है। एक सवाल इस तरह कभी हमारे समय में हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ को इस तरह दबाने की कोशिश कभी नहीं की थी। आपने नहीं की, लेकिन हम इसमें सिर्फ एक सवाल मैं आपसे और पूछूंगा। जब इंस्टीट्यूशन होल्ड करने वाले लोग रिटायरमेंट के बाद राजनीति में आ जाएं, राजनीतिक दलों को ज्वाइन कर लें और राजनीतिक दल उनको टिकटें दें, तो क्या आपको नहीं लगता डॉक्टर साहब कि एक परंपरा शुरू हो जिसमें दो चार पार्टियां मिलकर तय करें कि हम इस प्रवृत्ति को बढ़ावा नहीं देंगे, चाहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या चाहे सीएजी हो, चाहे सीबीआई डायरेक्टर हो। जब ये लोग इन पदों पर बैठते हैं तो रिटायरमेंट के बाद जब पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन करते हैं, तो ये परंपरा आपको लगता नहीं रोकनी चाहिए? देखिए, इसकी शुरुआत किसने की? नहीं, किसी ने भी की। चतुर्वेदी जी, आप तो स्टेट्समैन हैं। चतुर्वेदी जी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल थे, उन्होंने उनको बीजेपी राज्यसभा में लाए। मैं मानता हूं ना, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं, क्या आपको लगता है कि ये शुरुआत कांग्रेस अगर इस बारे में विचार हो तो आई थिंक आप इसके हक में हैं? देखिए, विचार हो सकता है, मैं लेकिन आपका व्यक्तिगत राय पूछ रहा हूं। देखिए, हर एक आदमी का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वो पार्लियामेंट का मेंबर बनने की कोशिश करे और इसके लिए मैं डॉक्टर साहब आपसे पूछ रहा हूं, आप व्यक्तिगत तौर पर सोचते हैं कि ये एक अच्छी परंपरा की शुरुआत हो सकती है? नहीं, इसके बारे में कोई आई थिंक कहना कि ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये मैं मानने के लिए तैयार तो फिर कैसे उसकी सैंक्टिटी को मेंटेन करेंगे? क्योंकि जो बैठा है पद पर, उसके दिल में कहीं ना कहीं पोस्ट रिटायरमेंट लाभ लेने की इच्छा है। आपको लगा दीजिए कि आप 2-3 साल तक अगर सरकार में है कि अगर आप सरकार से रिटायर होते हैं तो अगले 2 सालों में कोई अपॉइंटमेंट वगैरह लेने से पहले सरकार की कुछ रोक 5 साल 3 साल कुछ ऐसा पीरियड रहना ऐसा हो चाहिए। सकता है। चलिए, आपने कम से कम, अच्छा डॉक्टर साहब, अब आपसे आपकी बात करते हैं। आप चंद्रशेखर जी की सरकार के इकोनॉमिक एडवाइजर थे, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। मैं 2-3 महीने के लिए था, मैं वही आपको बाद में मैं चेयरमैन यूनिवर्सिटी आप ग्रांट्स सोशलिस्ट थे, ये माना जाता था, फिर आप लिबरेटर हो गए। आपने शैकल्स इकोनॉमी के ऐसे तोड़े कि वो अभी तक संभाले नहीं जा रहे हैं, रुक जाते हैं। ये जो परिवर्तन हुआ, इसको कैसे आप देखते हैं? ये एक बात हमारे दर्शकों को आप जरूर जरा बताइए। सोशलिज्म से माने ये लेते हैं कि हम भारत की गरीबी के बारे में चिंता करें, जो हमारे लाखों करोड़ों बच्चे हमारे स्कूलों में नहीं हैं, उनको हम ये कोशिश करें कि वो स्कूलों में होनी चाहिए, भूखमरी ख़त्म हो, बेरोज़गारी ख़त्म हो। तो मैं अब भी सोशलिस्ट हूँ और मेरा ये कहना है कि भारत की राजनीति में सोशल जस्टिस और सोशल इक्विटी पे अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो ये हमारे आई थिंक बहुत दुर्भाग्य की बात हो। तो उस लिहाज से मैं अब मेरा जो एटीट्यूड है वो बदला नहीं है, लेकिन साथ ही साथ मैं मानता हूँ कि ज़्यादा कंट्रोल बढ़ाने से, प्राइवेट सेक्टर पे कंट्रोल करने से हम सोशलिज्म नहीं ला सकते। आपकी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब भी आप रिजर्व करो, तो आप कंट्रोल